सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में हम बात करेंगे मुल्क में एक बार फिर आटे और गंदम का बहरान सर उठाता दिखाई दे रहा है। किसान इत्तेहाद ने खबरदार कर दिया है कि अगर गंदम की कीमत 4500 रुपये फी मन मुकर्रर ना की गई तो आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने नई गंदम पॉलिसी 2025-26 के तहत इमदादी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है, जिस पर किसान बरहम हैं। IMF की शराइत के बायस सूबे वफाक की इजाज़त के बगैर इमदादी कीमत तय नहीं कर सकते, जिससे बहरान के शदीद होने का खतरा है। दूसरी जानिब मुल्क भर में चीनी की कीमतों में भी एक माह के दौरान 15 से 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है, जिसने अवामी बजट को हिलाकर रख दिया है। हुकूमत के दावे हैं कि गंदम की खरीदारी के मामले पर IMF पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हिमायत किसानों को रिलीफ देगी या मज़ीद पाबंदियाँ लाकर ज़राअत को मुतासर करेगी, और आखिर कब तक पाकिस्तान की ज़राई पॉलिसियों का फैसला होता रहेगा। और अब ये जो मामलात बन रहे हैं इस पर किसान इत्तेहाद की बेसिकली डिमांड्स क्या हैं, किस तरीके से निगोशिएशंस गवर्नमेंट के साथ जारी हैं, इसी पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ खालिद हुसैन साहब चेयरमैन किसान इत्तेहाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। खालिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। जिस वक्त ये गंदम पॉलिसी 2025-26 आई तो उस हवाले से जो खबर आई कि तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग आपका शोबा यानी फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहाँ पर थे, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव। सो ये कहा गया कि उन्होंने सबने इसकी तायीद की, इस फैसले की। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि ये गैर मुनसिफाना फैसला है और 4200 रुपये वो कह रहे हैं कि फ़ी मन मुकर्रर की जाए कीमत गंदम की। सो आप समझते हैं कि नाकाफ़ी है, और अब इसके बाद जब ये फैसला हो गया उसके बाद ये मुतालबात का सामने आना है, इस पर आपका कमेंट? देखें जी, हम तो गवर्नमेंट से बार बार अपील कर चुके हैं कि अगर आपको लगता है कि हम गंदम का रेट ज़्यादा मांग रहे हैं तो मीडिया भी आ जाए और गवर्नमेंट भी आ जाए और हम अपनी कास्ट बता देते हैं, और उनके 3 MNA जो एग्रीकल्चर को देखते हैं वो आ जाएं। हम तो कास्ट अब प्रॉफिट मांग ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमारी कास्ट जो आ रही है वो कम से कम 42-43 रुपये पर मन आ रही है। जैसे वो कहते हैं बाहर की मार्केट का रेट है, हमारे पड़ोस में इंडिया में यूरिया DAP 1200 की मिलती है, मुझे DAP जो है ना इस टाइम 15,000 रुपये की मिल रही है, वहाँ यूरिया 800 की है, यहाँ 5000 की है। तो अगर उस मार्केट को देखते हैं और इधर हमारी जो चीज़ों को देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम ये गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। आपने देखा पिछले 2023 में गंदम नहीं खरीदी गई, 2024 में गंदम नहीं खरीदी गई, उसका क्या मसला हुआ कि आज गंदम 6 महीने गंदम को बाकी पड़े हैं, लेकिन मार्केट में आज गंदम का रेट 4500 रुपये मन, अभी मैं बलूचिस्तान में हूँ, वहाँ है 4500 सिंध है, 4100 इस्लामाबाद है, 4000 पंजाब है। तो किसान से गंदम तो 1800 की मन की खरीदी, और आज ये वही गंदम जो है ना 4500 रुपये की मन की बिक रही है, और आने वाले 3 महीने में यही गंदम 5500 रुपये मन हो जाएगी। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसी वजह से गंदम पिछले साल किसानों ने कम काश्त की, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ रही है। अगर इस साल किसानों के साथ गंदम का रेट डिसाइड नहीं करती गवर्नमेंट तो किसान गंदम 50% से भी कम काश्त करेगा, जिससे मुल्क का ज़रा मुबादला पे भी असर पड़ेगा। और जब आप बाहर से मंगवाएंगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको बाहर से क्या इंटरनेशनल रेट मिलता है, तो क्या इतने आपके पास डॉलर हैं कि आप कोई 30 लाख 40 लाख 50 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवा सकेंगे? तो हम यही तो अपील कर रहे हैं कि हम आपसे प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें मीडिया के सामने जो भी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट चाहती है हम उस पर आ जाते हैं, हम अपने अखराजात बता देते हैं, फैसला गवर्नमेंट करे, लेकिन हमसे पूछे बगैर अपनी मर्जी से गंदम का रेट डिसाइड कर देना ये हम बिल्कुल नहीं मानते। नहीं, लेकिन जो भी मीटिंग हुई थी जिसमें ये गंदम पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई तो तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे, इसमें जो फार्मर्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे, तो उसके बावजूद अगर अब ये कंसर्न सामने आ रहे हैं तो उसकी रीजंस? देखें जी, हमें तो कोई पता नहीं कि किसान हम तो एक किसान इत्तेहाद बड़ी जमात है, हम और भी जमाते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट जैसे उन्होंने अपने को नुमाइंदे किसानों के बनाए हुए हैं तो वो तो हम नहीं उनको मानते, उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया। हम तो कहते हैं कि हम तो मीडिया के सामने अपना अखराजात बताना चाहते हैं, अगर उस अखराजात से भी कम रेट दे दें तब भी हम मानेंगे, लेकिन ये नहीं है कि गंदम हमारी 4.5 ज़मीन हमारे बाप दादा ने ली है, खर्चा हम अपने जेब से करें और गरीब को रोटी जरूर सस्ती दें, लेकिन ज़मीनें हमारी हों, अखराजात हमारे हों, और गवर्नमेंट कहे कि आप इतनी सस्ती गंदम दे दें तो हम गंदम काश्त ही नहीं करेंगे, इससे बेहतर यही है।
ठीक है शाम साहब, क्या कंसल्टेशन नहीं होती? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुई है, ना सिर्फ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बल्कि जो सूबों के साथ भी इस हवाले से कंसल्टेशन होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद कोई पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाती है। आप क्या समझते हैं? दूसरा ये कि गंदम अगर काश्त नहीं करेंगे, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे रेट्स पे हमारा मुतालबा ना माना गया तो फिर क्या होगा आगे? आमना देनादारी की बात है। मुझे तो ये खासी ये इंट्रिगिंग सी बात लगती है कि जी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई थी, तमाम जिसको कहते हैं उन्होंने कहा कि जो तंजीमें हैं फार्मर की उनसे बात की थी, और साथ साथ ये भी कहा गया इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कम्युनिटी से भी हमारी बात हुई थी। अब सवाल है कि अगर आपकी बात हुई थी तो कोई उनकी बात सुनी गई होगी। ये बैठे हुए खालिद साहब, क्या इनके नुमाइंदों को, इनकी तंजीम के किसी आदमी को बुलाया गया, या इनकी और डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनको किसी को बुलाया गया? देखिए हम ना इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि अब जिस तरीके से ये न्यू प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हुकूमत ने दी है, 2 साल से मामला ख़राब हुआ था, IMF पीछे पड़ गया, उन्होंने कहा जी ये डीरेगुलेट कर दिया गया सेक्टर, आप कतई तौर पे काम नहीं करेंगे। लेकिन पिछले साल जो हुआ किसानों के साथ, बल्कि 2 सालों से हो रहा है कि वो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने के चक्कर में उनको आपने देखा रुल गए, वो 2200 से लेकर और तकरीबन 3000 तक उन्होंने सड़क पर रख के अपनी गन्ना बेची थी, लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ। अभी देखें 55 लाख से आमना 60 लाख किसान हैं, छोटे किसान हैं ज़्यादातर, उनका तो स्टे किस पे होता है कि अगर आप इनपुट की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, और आप एक फेयर उनको अगर आप सपोर्ट प्राइस नहीं देते तो मामला किधर जाएगा? सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व सो कॉल्ड बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि फूड सिक्योरिटी हमारी आ जाएगी, मेरा ख्याल बात नहीं बनेगी। असल बात आमना ये है कि IMF ने इनको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि इसको डीरेगुलेट मुकम्मल तौर पे कर दें, और प्रोक्योरमेंट भी जिस तरह हम कहेंगे करें, और इस तरह करने से आप सालाना $7 बिलियन बचा सकते हैं। मैं बड़ा आज बैठ के सारा दिन इसको ऊपर नीचे फिगर करके देखे, मुझे तो नहीं नज़र आता कि $7 बिलियन कहीं हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ जितने नामुसाद हालात चल रहे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा अभी सैलाब आए और मुश्किलात हमारी इतनी ज़्यादा आई हैं, तो उसके बाद तो लगता ही नहीं है कि किसान जो है वो सर्वाइव कर पाएगा इन पैसों के ऊपर। हमने देखें अभी आप देख लें कि ये ज़्यादती कितनी ज़्यादा है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे देखा जाए, कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस ठीक है, वीट की और कुछ चीज़ों की कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई हैं, लेकिन 2 साल पहले तक तो आपने देखे ना, यही पंजाब ने 3500 रुपया ये रखी थी सपोर्ट प्राइस, और अपने सिंध ने 3900 रखी हुई थी। अब आप एकदम से फिर पीछे जा रहे हैं बजाय बढ़ाने के, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। अगर ये वार्निंग, ये तंबीह जो कर रहे हैं, अगर इन्होंने गंदम उगाना बंद कर दिया तो फिर ये क्या होगा? बड़ा मुश्किल से आपने देखा 2900 से 30 मिलियन टन तक हम आए थे यहाँ पे, और 2 साल पहले हमें एक बड़ी बम्पर क्रॉप भी मिली थी। लेकिन जो जिस तरह के अब मैयत लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मसाइल हल होंगे। एक चीज़ अगर इजाज़त दें आमना, तो मैं खालिद साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि ज़रा आप क्लैरिफाई कर दें किन अदारों के साथ हुकूमत ने मुशावरत की थी, आपके किस अदारे के साथ बातचीत की थी, कोई रिप्रेजेंटेटिव आपका गया था? और दूसरा ये कि जी फिर अगर ये डीरेगुलेट कर दिया जाता है तो इसमें तो फिर आप तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो जिस तरह ऑपरेट करेगा, मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करेंगी, उसमें तो आप हुकूमत से ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते कि आपको आउट ऑफ द वे जाके फेयर प्राइस दे, या आपको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आप चाहते हैं उस हिसाब से रखें। जी 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 शम भाई, आपने जो कहा बिल्कुल कहा, ठीक कहा। देखिए गवर्नमेंट ने जब डीरेगुलेट कर दी तो हम तो पहले अपील करते रहे कि आपके पास गंदम स्टॉक होनी चाहिए, आप गवर्नमेंट को, मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इन्होंने जब डीरेगुलेट कर दी तो फिर किसान से चलो 1800 रुपए की बिक गई थी, लेकिन फिर आज 144 क्यों लगा दी? और आज फिर क्यों गवर्नमेंट पंजाब ने एक नोटिफिकेशन कर दिया कि 3000 से ऊपर आप गंदम नहीं बेच सकते? जब डीरेगुलेट है तो फिर गंदम 5000 की बिके या 100 की बिके, किसान गंदम लगाए या ना लगाए उसकी मर्जी है। लेकिन ये तो नहीं जुल्म कि आप गंदम खरीदे भी ना और डीरेगुलेट भी कर दें IMF के प्रेशर पे, और जब आपका मार्केट का गंदम का रेट बढ़ जाए तो फिर आप कहेंगे डीरेगुलेट नहीं है, लिहाजा गंदम इस रेट पे बेचे। ये तो जुल्म ही है ना। एक तरफ से आप कहते हैं डीरेगुलेट, उस पर भी जुल्म किया किसान से, और अब जब रेट बढ़ गया तो आपने कहा जी 144 भी लगी और गंदम 3000 से ऊपर नहीं बेच सकते। ये कैसा जुल्म है? हमारे किसानों को ऐसे बेबस लोग हैं हम कि हमें ना कोई हमारी मर्जी चल सकती है, ना हमसे पूछते हैं। जैसे आपने कहा कि कौन सी तंजीम शामिल हुई थी, अलग बात 2022 से आपको पता है मैंने इस्लामाबाद धरना दिया, लाहौर में दिया, हर जगह पे किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम बड़ा ग्रुप एक है, दूसरे ग्रुप है हमारे साथ मिलके, किसी से पूछा ही नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी बता देती है, जिनको पता ही नहीं कि गंदम काश्त कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर होती है, पौधा होता है, दरख्त होता है, वो गंदम का रेट बनाता है, वो कैसे हमारा फैसला कर सकेगा?
एक चीज़ खालिद साहब, ये स्टोरेज कैपेसिटी आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि किसानों के लिए उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्टोरेज कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा सके। नतीजतन उनको जिन हालात में भी होते जल्दी जल्दी अपनी फसल जो है ना वो ला के मार्केट में बेचनी पड़ती है। अभी ना तो हुकूमत इसको सपोर्ट करती है, ना हमारे बड़े किसान जो हैं वो अपने को स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो नतीजतन ये मसाइल मुश्किलात आम किसान के लिए ज़्यादा हो रहे हैं। जी श्याम भाई, इसका भी हल है। जैसे इन्होंने अभी ना कहा था कि जी हम एक प्राइवेट कंपनीज के उन्होंने 12 लाख मैट्रिक टन खरीदने की इजाज़त दी पंजाब से कि वो एक स्टोरेज में रखेगा, उसकी स्लिप होगी। पास्को के और फूड के स्टोर बैठे हैं, पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट अगर प्राइवेट कंपनी हमारे साथ बैठे तो हम बहुत सारे हल निकाल सकते हैं, फार्मर दिन को सपोर्ट भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो हमसे तो बात करना उनके लिए वतनी, वो कहते हैं कि बहुत कोई छूत कौम है या कोई छोटी कौम है, किसान इनसे क्या बात करें। राइट, थैंक यू सो मच खालिद हुसैन। एक चीज़ और बताएं इत्तेशाम साहब, खालिद साहब के ये शायद माजरत के साथ जानबूझ के किया जा रहा है ताकि ये गंदम जो है ना उगाएं और बाहर से इंपोर्ट की जाए और फिर वही माल बनाने का तरीका, पहले एक्सपोर्ट करें फिर इंपोर्ट करें, फिर इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें। यही चीनी के साथ भी हो रहा है। श्याम भाई बिल्कुल आपने सही कहा। अभी गन्ने की फसल तैयार है, जब डीरेगुलेट हो गया गन्ने का रेट, अभी पिछले साल 135 रुपए चीनी का रेट था, गन्ना 350 का खरीदा, आज चीनी 185 रुपए है। 1 नवंबर से शुगर मिलें चलनी है, लेकिन मेरे गन्ने का रेट डिसाइड नहीं किया, वो तो शुगर मिलों ने खरीदना है, वो तो गवर्नमेंट ने नहीं खरीदना। मसला ये है कि वो शुगर मिले भी तो गवर्नमेंट की है ना, इस वजह से वो भी हमारे पर जुल्म कर रहे हैं। राइट, खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इत्तेशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आते हैं, एक और स्टोरी उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान के डेलीगेशन के हवाले से जिसका अफगानिस्तान का आज विजिट है। पाक अफगान कशीदगी और दोहा अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ज़राए के मुताबिक वफ्द अफगान हुकाम से खालिस्तन तिजारती मामलात पर बातचीत करेगा ताकि दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सके। इसी दौरान 9 रोज़ से बंद तुअरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। अमले की तैनाती स्कैनर्स की फराहमी से शनीद है कि तिजारती सरगर्मियाँ जल्द बहाल जाएँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत का हजम तकरीबन $1 अरब तक जा पहुँचा है, जिसकी बहाली दोनों ममालिक के मफाद में है। अब देखना ये है कि जो सिफारती पेशरफ्त है तक एतमाद की फ़ज़ा को भी हमवार करेगी या ये महज वक्ती इत्मीनान साबित होगा। इत्तेशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी वफ्द का जो विज़िट है? वैसे तो प्योरली यही कहा जा रहा था कि ये ट्रेड के मामला इसमें होंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसकी टाइमिंग को देखते हुए जैसे ही हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर हुआ है और दोहा मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, तो दोहा अमन मुआहदे को मुस्तहकम करने में ये डेलीगेशन जा रहा है, ये विज़िट किस हद तक आप समझते हैं कि अहम किरदार अदा कर सकते हैं? हमने देखें इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हल्के ये बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी या सिक्योरिटी अदारे भी ये कह रहे हैं कि जी ये एक मफाहमत जो हुई है ये इसको इस तरह लेना चाहिए कि एक बड़ा शदीद दबाव आया है बाहर से, ख़ास तौर पे कतर, सऊदी अरब और यूएई की तरफ से, और तुर्की भी इसमें अब शामिल है। उन्होंने सारे मसले को देखा है और कहा कि जी आके बैठे बात करें। अब अगला चैलेंजिंग इशू होगा ये क्या कहते हैं हफ्ते को 25 तारीख को जो मुलाकात होनी है वहाँ से क्या निकल के आता है। इस वक्त तो हमने जो बड़ा शदीद दबाव है ना, जो छोटी मोटी इनकी इकॉनमी है वहाँ पे लोग तड़प उठे हैं, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ट्रक खड़े हैं वहाँ पे, तुरखम पे और चमन पे आ नहीं रहे। इधर से भी कुछ सामान जाता है लेकिन ज़्यादा उन्हें एक मसाइल जो है ना झेलने पड़ रहे हैं। अभी देखिए हम ना अब जिस तरीके से बड़ा वाज़ेह तौर पे अफ़गान वज़ीर दफ़ा ने भी ये बात मानी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव की वजह दहशत गर्दी है। अब ये उनके बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनसे लोग पूछ रहे हैं कि जी आप देखें, आप ख़ुद भी माने तो उसको कैसे हल करेंगे। एक बहुत बड़ी आमना जिसको कहते हैं एविडेंस अभी आई है, अगर आपने देखा हो, कल ही एक साबिक अफ़गान जर्नल है समी सादात, बड़े इन्फ्लुएंशियल जर्नल रहे हैं ये, अपना कारज़ाई के ज़माने में भी, हामिद कारज़ाई और अशरफ गनी के ज़माने में भी सारी इंटेलिजेंस को, बाकी चीज़ों को कवर करते थे। ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि अफ़गानिस्तान के मामले में हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। वो बाकायदा तौर पे TTP और ये आपके VLA और मजीद ब्रिगेड इनको वो सपोर्ट कर रहा है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से पैसा हिंदुस्तान दुबई भिजवाता है और दुबई से यह पैसा पाकिस्तान आता है और किस तरह दहशत गर्दी में पैसा इस्तेमाल होता है। मतलब इसके बयान के बाद वहाँ पे ख़ासी इंटरनल झगड़े शुरू हो गए
और साथ साथ माज़रत के साथ ये भी ख़बरें शुरू हो गई हैं कि नॉर्दर्न अलायंस वाले भी अब तकड़े हो रहे हैं और इनको फिर होना शुरू हो गया अफ़गान तालिबान को कि अमेरिका ये रजीम चेंज की तरफ शायद ना चला जाए। और उसमें पाकिस्तान के बारे में भी कहते हैं, पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। अगर आप इफ़ यू स्टार्ट बिहेविंग और हमारे कंसर्न को आप एड्रेस करेंगे और बार बार कहने के बावजूद नहीं करेंगे तो हमारे पास ख्वाजा आसिफ साहब की एक ही बात है, हम ना वो कहते हैं एक ही शिक है, अगर दरअंदाजी होगी और तो फिर ये सीज़ फायर जो है ना होल्ड करेगी, अगर आप करेंगे तो फिर हम वही करेंगे जो हमने काबुल में किया, स्ट्राइक्स होंगी। तो एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है इनको फोर्स करेगी। प्लस अच्छी बात है कि जिस तरह आपने देखा 3 बड़े मुल्क इस्लामी मुल्क इन्वॉल्व हो गए हैं तो शायद इनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद ये बिहेव करेंगे, अदरवाइज़ तो सूरत हाल वहाँ बड़ी ख़राब है। अभी देखें इंटरनल ग्रुपों की वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। अब कहा जा रहा है कंधारी ग्रुप जो है वो एक तरफ है और जो जिस तरीके से आप देख लें दूसरा इनका ग्रुप है हक्कानी नेटवर्क, वो अब सिराजुद्दीन हक्कानी तकड़े हो रहे हैं। उन्होंने भी बड़े कंसर्न का इज़हार किया है कि आपको कितनी दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान के इस तरह के अदाब पे आप हमले करेंगे तो पाकिस्तान हमारे पीछे आएगा। तो देखिए सूरत हाल उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की है। अच्छी बात है आज हमारा डेलीगेशन जा रहा है, उसके बाद ये बातचीत होगी, वहाँ सेंस प्रिवेल करेगी और कम से कम इस हद तक तो अभी भी आप क्या समझते दरकार होंगी ताकि हम जो तिजारत कर रहे हैं, क्योंकि ठीक ठाक यहाँ से बरामदात 58 करोड़ रुपए योमिया बन रही है हमारी जो बरामदात हैं जो अफ़गानिस्तान को जाती है और 25 करोड़ रुपए की वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। सो ऐसी कौन सी हमें पॉलिटिकल या सिक्योरिटी गारंटीज़ दरकार हैं ताकि हम सस्टेनेबल जो हमारी तजारत है उसको कर सकें इंश्योर? देखिए आमना, मैं आपको बताऊं मेरी इतला भी यही है और मेरा सेंस भी यही है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ना अपना ये नुकसान शायद बर्दाश्त कर ले। उनके लिए नुकसान बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे पाबंदियाँ लगती हैं और ये 3 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो चुकी है और इसका फ़ायदा उन्हीं को ही होता है। पाकिस्तान अगर यहाँ पे थोड़ा सख्ती करेगा तो उनके लिए बहुत मुश्किलात होगी। एक बात वंस एंड फॉर ऑल आमना तय हो गई है। अभी कल से जो ट्रक आना शुरू होंगे उनको बता दिया गया है कि 1 डॉक्यूमेंट रजीम, बग़ैर पासपोर्ट के वीज़े के पाकिस्तान में कोई नहीं आएगा। देखिए इन्होंने तो जिस तरीके से इतना होला ले लिया था इनको अंदाज़ा नहीं है। अब इनको पता चल रहा है, ईरानी भी कहते हैं कि हम आपको मशवरा देते थे पाकिस्तानियों को कि इनको मुख्तलिफ़ कैंपों में रखें, हमने तो कैंपों में रखा, हमको वापस भिजवा दिया ज़्यादातर लोगों को। कुछ पकड़े गए हैं वो जासूसी में पकड़े गए हैं। और तो आमना आपने खबर पड़ी कि यूरोपियन यूनियन जो है ना वो अपने मुल्कों से 25-26 मुल्कों से वो कहते हैं अफगान माजरीन हो किसी भी शनाख्त के अफगानी उनको वापस करेंगे। भाई आपका इमेज और परसेप्शन इतना बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है तो कौन आपको देखेगा? यही पाकिस्तान आपकी आउट ऑफ द वे जाके मदद करता रहा है, लाइज एंड डिसीट के जिसको ताने बर्दाश्त करता रहा। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पिछली दफ़ा कहा था 2016 में लाइज एंड डिसीट हमें मिला, हमने 20 बिलियन डॉलर इनको दिए। तो हम इनको तो देखना चाहिए कि पाकिस्तान कितना इनको सपोर्ट करता रहा है। ये अलग बात है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो हमारे मत्थे लग गई है। अब नए सिरे से मेरा ख्याल है अब जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान हमारे सिविलियन और सिक्योरिटी इदारे देख रहे हैं तो एक बात तय हो गई है कि हमने अब आइंदा के साथ हमने ये मसालियत नहीं करनी। अगर ये दरअंदाजी होगी तो फिर वो ज़ीरो टॉलरेंस वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, फील्ड मार्शल भी कह चुके हैं, हर सतह पे उनको कन्वे कर दिया गया। और मेरी तरह ये है कि कतर ने ख़ास तौर पे आमना ये अफगान डेलीगेशन को कहा है, अलहदगी में कहा है कि देखें ये हमारे पास सारे सबूत आ गए हैं, अगर ये आप काम करेंगे तो पाकिस्तान ने तो हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया है नथिंग डूइंग। हमने अमेरिका हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ा और ये जिनको हमने पाला पोसा आउट ऑफ वे जाके इनकी मदद की, हर दौर में 40 से 50 लाख अफगानियों को हमने सर्व किया, ये नहीं होगा। हम इनके पीछे जाएंगे, इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे तो रिपरकशंस तो अब इनको ठीक ठाक फेस करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, इस हवाले से आपने अपने खबर और तज्जिया पेश किया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे राइजिंग एंटी मुस्लिम हेट्रेड इन इंडिया। इस हवाले से जो हम देख रहे हैं कि वाक़यात वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं। हम सब जानते हैं नाजरीन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, लेकिन भारत में मोदी सरकार ने इसे जुर्म बना दिया है। सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए मोदी हुकूमत ने मजहबी तासुब को सियासत का ईंधन बनाया है। RSS के पैरवकारों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। आई लव मोहम्मद कहने पर घरों, दुकानों और कारोबारी मराकज़ को मिसमार किया जा रहा है। अल जज़ीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2023 की अगर हम बात करें तो नफरत अंगेज तकारीर के 668 वाक़यात हुए जो 2024 में बढ़कर 1165 तक पहुँच गए। इस साल अगर हम सिर्फ अप्रैल से मई के दौरान बात करें तो 184 नफरत आमेज़ जराइम रिपोर्ट हुए हैं। मोदी सरकार इंतखाबी कामयाबी के लिए इंसानियत और मजहबी हम आहंगी दोनों का गला घोंट रही है,
लेकिन ये मामला कब तक चलते रहेंगे, इसके आगे बंद कौन बांधेगा? इसी पर बात करने के लिए अहमद हसन अल अरबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार। थैंक यू सो मच अहमद, ये कहिएगा, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की और हम कहें कि न्यूट्रल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं इंटरनेशनल, जो रिपोर्ट भी कर रही हैं कि किस तरह से वहाँ पर ये मामला बढ़ते चले जाते हैं, ख़ास तौर पे जब इंतखाबी मौसम आता है वहाँ पर। इसमें आरएसएस और बीजेपी की जो एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी हम देखते हैं वो तो हम सबके सामने आया है, लेकिन आप समझते हैं कि इस बार, क्योंकि अब तो दुनिया इस हवाले से बात करी है और इंडिया से भी आवाज़ें उठ रही हैं, इस बार ये जो उन्होंने गोल सेट कर रखे हैं इंतखाबात को लेकर, क्या ये अहदाफ अचीव कर पाएंगे इस स्ट्रेटजी के साथ? बहुत शुक्रिया। देखें, एक यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है जिसको कहते हैं द जेनोसाइड वॉच। जेनोसाइड वॉच के हेड अब से चंद साल पहले गुजरे हैं, ग्रेगरी स्टेंटन जिनका नाम है, जिन्होंने रवांडा के होने वाले जेनोसाइड को फैक्चुअली प्रिडिक्ट किया था उसके होने से पहले। आपको याद होगा कि रवांडा में एक जेनोसाइड हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। बहुत तकलीफ दे मनाजर, अभी भी आज सर्च करें तो आपको वो नजर आएंगे। वही साहब जो ग्रेगरी स्टेंटन हैं, उन्होंने आज से चंद साल कबल ये बाकायदा तौर पे बयान दिया कि इंडिया इज एट द वर्ज ऑफ अ जेनोसाइड, एट द कस्प ऑफ अ जेनोसाइड। और उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जेनोसाइड भारत के अंदर अनफोल्ड होगा आने वाले चंद सालों में। और उनका ये कहना था कि भारत के अंदर जो अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा है उसको, और जो बीजेपी और आरएसएस और इनकी गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं, ये वाज़े इशारा कर रही हैं कि अपनी इलेक्टोरल कैंपेन्स और इन सारी चीज़ों के लिए, अपनी आइडियोलॉजी जो इनकी फैशिस्ट आइडियोलॉजी है उसको तक़वियत देने के लिए ये भारत में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जेनोसाइड करेंगे। उसको आप अगर कनेक्ट करें रीसेंट स्टेटमेंट्स जो बीजेपी के एमपीज, एमएनएज, इनके इवन चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, उस तरह के लोगों की भी अगर आप कनेक्ट करें तो वो तो बाकायदा तौर पर ये कहते हैं कि 2030 तक हम भारत से ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर माइनॉरिटी को ख़त्म करेंगे और हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और यही बेसिकली इंडिया की जो इलेक्टोरल कॉलेज है नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, आरएसओन है। आपने देखा ये जो आपने अभी जो नफरत अंगेज हकाइक जो आपने बताया कि कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं, आप अगर इस पे भी रिसर्च करेंगे, बाकायदा इस पे डेटा मौजूद है कि ये जो हेट क्राइम्स होते हैं, रिलीजियस हेट क्राइम्स होते हैं स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम, ये सबसे ज़्यादा उन स्टेट्स में होते हैं जहाँ पे बीजेपी हुकूमत में होती है। और उसको भी अगर आप रिसर्च करें थोड़ी सी तो आपको पता चलेगा कि उसको भी इंस्टिगेट जो किया जाता है वो ज़्यादातर उन वक्त में किया जाता है जब इलेक्शंस करीब होते हैं। और इंडिविजुअल इवेंट्स भी तभी होते हैं जब पॉलिटिकल रैलीज के अंदर वहां पे वॉर क्राई और उन पॉलिटिकल रैलीज के अंदर उनको स्लोगनरिंग की जाती है मुसलमानों के खिलाफ। तो भारत का जो हिंदुत्व और आरएसएस का नजरिया है वो काफी क्लियर है, वो फैशिज्म उनके अंदर काफी क्लियर है कि हमने हिंदू राष्ट्र अचीव करना है और उसके लिए उन्हें तकरीबन ये 20 से 25 करोड़ मुसलमानों को या तो जबरदस्ती मजबूर करना पड़ेगा कि वो हिंदुइज्म में आए, जो कि वो नहीं आएंगे। दूसरा रास्ता यही है कि आप इनको कत्ल कर दें। उसके बाद फिर इनका क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी मणिपुर में आप देख रही हैं कि किस तरह से चर्चेस को गिराया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि चर्चेस को बिल्कुल मस्मार कर दिया गया मणिपुर में। फिर आप देखें कि खालिस्तान के अंदर टेम्पल्स को, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार 70s के अंदर जब गुरुद्वारे इन्होंने गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला किया और फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी मरी तो पूरे दिल्ली के अंदर इन्होंने जो टेम्पल से पता नहीं कितने सिखों के उनको टारगेट किया। तो दिस इज पार्ट ऑफ हिंदुत्व। तो वहाँ के लॉज, वहाँ के इदारे, वहाँ की सिविल सोसाइटी क्या सभी बेबस हो चुके हैं? और क्या वो इस चीज़ को गेज नहीं कर रहे कि इसके लॉन्ग टर्म हम सोशल या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस वो क्या हो सकते हैं? किस तरह से लावा फट सकता है? देखिए, जब आपकी स्टेट जो है या स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हिंदुत्वाइज हो जाएं, जब वो खुद ही रेडिकलाइज हो जाएं, जब आपकी जो मिलिट्री है वो प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के वो ये कहे कि हम मोदीज़म को फॉलो करेंगे, जब आपके जो कोर्ट डिसीजंस हैं, आप वो जो मणिपुर के अंदर जो सारा जेनोसाइड हो रहा है, इस वक्त तक आग जो लगी हुई है पिछले 3 साल से 4 साल से वो ख़त्म नहीं हो रही, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, ज़िबा हो रही हैं, वो सब कुछ कैसे, औरतें बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, वो सब कुछ क्यों शुरू हुआ? वो तब शुरू हुआ जब मणिपुर की एक कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हम जो है वो हिंदू मेथीस के जो राइट्स हैं वो उनको, वो राइट्स के नाम पे हम जो कुकी क्रिश्चियंस हैं उनको टारगेट किया जाएगा। फिर उसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर
जो पिछले 3 से 4 साल जब से मोदी ने ये अपनी फाइनल स्टेजेस में एंटर हुआ है, उसने कर ही वो ये रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है माइनॉरिटीज के राइट्स को माइनॉरिटीज से छीनने के लिए। तो जब पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट्स आपके रेडिकलाइज हो जाएं, तो फिर वो ये नहीं देखते कि जेनोसाइड के नतीजे में कत्लेआम कितना होगा या लोग बेघर कितने होंगे या जुल्म और सितम कितना होगा। उनका बेसिक एम और गोल सिर्फ ये होता है कि इन्होंने अपनी फैशिस्ट आइडियोलॉजी को मटीरियलाइज करना। राइट, थैंक यू सो मच। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अहम तजिया उन्होंने इस पर पेश किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात कर रहे हैं सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के हवाले से तब्दीली को लेकर शहरियों के लिए एक बड़ा मसला सामने आ रहा है। 31 अक्टूबर अजरक डिज़ाइन वाली प्लेट्स हासिल करने की आखिरी तारीख करीब है, मगर महीनों पहले दरख्वास्त देने वाले अब तक इंतज़ार में हैं। बैकलॉग क्यों बढ़ रहा है, कब तक शहरियों को नई प्लेट्स मिल जाएंगी, और इस हवाले से एक्साइज डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ क्या है, साथ ही साथ क्या तोसी हो पाएगी डेट में। इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए मोहम्मद काशान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। काशान, ये कहिएगा इस वक्त इशू क्या आ रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि क्यों बैकलॉग है, लोगों को क्यों दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? जब वो नंबर प्लेट्स लेने जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी आपकी नंबर प्लेट अभी तक आई ही नहीं, क्या मसाइल हैं बेसिकली? बहुत शुक्रिया आमा। देखें, ये मसाइल इस वजह से पैदा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से 2 प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च कर दिए गए हैं। पहले जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अजरक हिम्स वाली नंबर प्लेट वो लॉन्च की गई थी, फिर साथ ही साथ रेट्रो रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट जो कि सिटी कैमरे शहर भर में लगाए गए वो डिटेक्ट करेंगे, वो नंबर प्लेट उन्होंने जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। अब हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट एक नया प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, जो कि नाजरीन को पता ही नहीं होगा, वो मैं जरा बताता हूँ। एक्साइज जरा से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि NIC बेस्ट नंबर प्लेट्स जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने इशू करेंगे। अब नंबर प्लेट्स का मरहला ये होगा कि अगर आपको कोई प्रीमियम नंबर जैसे 001, 002 या कोई भी अगर गोल्डन नंबर आप लेंगे तो वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा नंबर प्लेट, क्योंकि वो आपके NIC पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आया कि अगर आप कोई न्यू गाड़ी लेते हैं, आपको पहले वो जो नंबर प्लेट्स आपकी पहले लगी थी गोल्डन नंबर प्लेट्स, प्रीमियम नंबर प्लेट्स, वो आपको चेंज करनी पड़ती थी। अब एक नंबर सिंध गवर्नमेंट आपको इशू कर देगी, वही नंबर आपकी तमाम गाड़ियों पे चलता चला जाएगा। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और फेडरल गवर्नमेंट की काबीना ने, जिसमें मुकेश कुमार चावला जो एक्साइज मिनिस्टर है उनके वही मौजूद थे, अप्रूवल सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी जानिब जो बैकलॉग हम देखें कि इन दिनों में बहुत बड़ा बैकलॉग आया है नंबर प्लेट्स के लिए, जो शहरी वहां पर पहुंचे हैं अपनी नंबर प्लेट्स लेने के लिए, बड़ी कतारें वहां पर हम देख रहे हैं लगी हुई है, लेकिन उनको अपने नंबर प्लेट के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नंबर प्लेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद NRTC इशू कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी लगाए जो कि सेफ सिटी के कैमरे उसको डिटेक्ट करेंगे। एक्साइज जरा ये बताते हैं कि 50,000 से ज्यादा नंबर प्लेट्स तैयार शुदा एक्साइज के दफ्तर में मौजूद हैं। कराची के शहरी जो है वो नंबर प्लेट्स लेने अपनी एक्साइज के दफातर का रुख ही नहीं कर रहे। 50,000 नंबर प्लेट्स उन्होंने ये बताई हैं जो कि मोटरसाइकिल्स की मौजूद है, जबकि सिंध एक्साइज के डेटा में 25 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल रजिस्टर हैं और अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों की तादाद का डेटा एक्साइज के पास मौजूद ही नहीं है कि कितनी जिस तरह से गाड़ियां। आप कह रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट ये शिकायत कर रहा है कि जो 50 से 60,000 नंबर प्लेट्स मौजूद हैं उसके लिए शहरी आ नहीं रहे हासिल करने के लिए। सो जो आ रहे हैं क्या उनको इजीली वहां से मिल रही है नंबर प्लेट या उनको भी दुश्वारी है? जी बिल्कुल, देखिए जून में जिन्होंने अप्लाई करा था नंबर प्लेट्स के लिए, हिम्स वाली नंबर प्लेट्स के लिए, उनकी तमाम नंबर प्लेट्स तैयार हो चुकी हैं और वो एक्साइज के दफ्तर में मौजूद हैं। ये बताना एक्साइज जराए का। अच्छा, अब जिन्होंने जून के बाद अप्लाई करा है उनका मामला खटाई में पड़ गया है, उनकी नंबर प्लेट्स अब तक NRTC की जानिब से या एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से तैयार ही नहीं की गई है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का अभी तमाम जो ज्यादा से ज्यादा फोकस है, हाईलाइट करने वाला मामला है वो NIC बेस्ट जो नंबर प्लेट्स है वो सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रही है, क्योंकि ये दो प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च कर दिए गए। एक्साइज के अफसरान की रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही है। अब जो शहरी एक्साइज के दफातर जाते हैं उनको ये कह दिया जाता है कि आपका प्रोसेस अमल जो है वो प्रोसेस में जारी है। अच्छा, बहुत से लोगों ने अपनी जो मलकियत चेंज कराने के लिए गाड़ियों की वो भी अप्लाई किया हुआ है, उनको अब तक PSID जो कि आपकी इजी पैसा अकाउंट पर आती है, फिर इसका आप ऑनलाइन अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, फीस पे करते हैं। अभी तक बहुत से ऐसे सार्फिन है, शहरी हैं, उनके पास PSID का ईमेल तक उनको मौसूल नहीं हुआ है और उनकी जानिब से यही शिकायत की जा रही है कि महीनों पहले हमने अप्लाई करा था, अभी तक अप्लाई लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया है। तो एक्साइज डिपार्टमेंट से फिर हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट जो कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दी गई थी
शहरियों को। तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आगे स्टैंड लिया जाएगा और इसकी तारीख में जो है वो तौसीह कर दी जाएगी। और दूसरी जानिब अगर हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ शारा फैसल के जो एरियाज हैं उनमें कैमरे लगाए गए, रेड जोन के कुछ इलाके हैं उनमें कैमरेज लगाए गए, डीएचए के इलाकों में जो है वो डीएचए की जो अथॉरिटी है वो अपनी मॉनिटरिंग करती है कैमरों की, तो वहाँ ऐसे कोई रिफ्लेक्टर कैमरे नहीं लगाए गए। अभी जो सेफ सिटी ने अपना पहला फेज मुकम्मल किया है वो एयरपोर्ट से शारा फैसल पूरा इन्होंने कंप्लीट करा है, जहाँ से आला अफसरान की गाड़ियां गुजरती हैं, वज़रा के प्रोटोकॉल गुजरते हैं, वहां पर सिर्फ वो कैमरे लगाए गए हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें शारा फैसल के कुछ इलाकों की जिसमें हमारी जो दीगर इलाके हैं, अगर हम बात करें गुलिस्तान जौहर की, तो वहां पर कुछ इलाका सेफ सिटी ने कवर करा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आधा हिस्सा बाकी है, जिला वेस्ट में भी कैमराज लगने बाकी। ये प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े सतह पे इस पे अब तक कोई भी जो है वो हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई काम मुकम्मल नहीं किया गया, क्योंकि कराची जो है इस पर डेवलपमेंट हो रही है। थैंक यू सो मच मोहम्मद काशान हमें आपके लिए इस मामले के हवाले से। प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन के राइट्स को लेकर, उनको वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। जैसे कि हमारे रिलीजन में है नाज़रीन, माँ को जो मुकाम हासिल है शायद ही किसी और मज़हब में हासिल हो। एक औरत के लिए माँ बनने का लम्हा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा होता है, लेकिन ज़ैनब ज़हरा आवान के लिए इस लम्हे को उनकी कंपनी ने खौफनाक बना दिया। ये केस सामने आया, ज़चगी की छुट्टी के दौरान उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये बरतरफी ना सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत के बुनियादी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी थी। लेकिन अब वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी ने एक तारीखी फ़ैसला देकर ना सिर्फ ज़ैनब बल्कि लाखों उस जैसी ख़वातीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। इस फैसले में कहा गया है कि ज़चगी यानी प्रेगनेंसी की छुट्टियों के दौरान खातून को बर्खास्त करना सिनफी इम्तियाज़ के ज़ुमरे में आता है। मोहतसिब ने निजी कंपनी को 10 लाख रुपए जुर्माने और बरतरफी के हुक्म को कल अदम करार देते हुए खातून की मुलाजमत पर बहाल करने का हुक्म दिया है। ये फैसला याद दिलाता है कि माँ बनने का अमल किसी कंपनी की रियायत नहीं, ये एक बुनियादी हक है। आईने पाकिस्तान भी यही कहता है, वक़ार, मुसावात और माँ का तहफ़्फ़ुज़ हर औरत का हक है। ये फैसला सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि मुआशरती शऊर के बेदार होने की अलामत है। अब सवाल यह है कि क्या ये तारीखी फैसला इदारों और आजरों के रवैये में हकीकी तब्दीली ला पाएगा? क्या अब कोई औरत अपने पेशे और माँ बनने के दरमियान इंतखाब पर मजबूर नहीं होगी? क्योंकि एक महफूज माँ ही एक मजबूत कौम की बुनियाद होती है। इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।